किडनी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन। ये वैसे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट काफी है और इससे आपको अपनी बॉडी के बारे में थोड़ी जानकारी भी हासिल होगी। पहले तो ये जान लेते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन होता क्या है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द वाटर कॉन्सेंट्रेशन एंड मिनरल सॉल्ट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में मिनरल सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस देखा जाता है उसको ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इसमें भी किडनी का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। ओस्मो रेगुलेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके, क्वेश्चन ये है कि ओस्मो रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर हमारी बॉडी में वाटर एक लिमिट से ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी सेल्स ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करेंगी। इट मीन्स दे विल बी स्वेल अप, वो फूल जाएंगे, एंड इवन दे विल बी बर्स्ट, वो फट जाएंगे। तो इस तरीके से वो हार्मफुल है। और अगर वाटर लिमिट से कम है देन वाटर विल बी गिवन आउट बाय देम एंड दे विल बिकम श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे वो। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए हार्मफुल है। अब उस कंडीशन से निपटने के लिए ये दो ग्लैंड्स हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। हाइपोथैलेमस विच इज द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है। ओके, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि डक्ट लेस होती हैं, यानी कि इनसे रिलीज होने वाले केमिकल किसी ट्यूब्यूल के थ्रू फ्लो नहीं होते बल्कि डायरेक्टली ब्लड में मिक्सअप हो जाते हैं और जहां उनको फंक्शन करना होता है बॉडी के जिस हिस्से में, वहां जाकर अपना फंक्शन कर लेते हैं। तो इसके बारे में हालांकि आपको सेकंड जो चैप्टर है उसमें और डिटेल में बताएंगे क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्या ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। फिलहाल इनका जो रोल यहां पर है वो मैं बता देता हूं आपको कि क्या होता है कि ये जो हाइपोथैलेमस है इट मॉनिटर्स इन आवर बॉडी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में कितना वाटर है उसको मॉनिटर करता है हाइपोथैलेमस, एंड मिनरल सॉल्ट्स आल्सो। ठीक है, अगर हाइपोथैलेमस ही मॉनिटर करता है कि ब्लड में वाटर कम है, ओके, देन इट सेंड्स द कमांड टू पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन named as antidiuretic hormone, in short ADH। तो यूरेटिक वर्ड आ गया, आप समझ गए कि ये हमारे यूरिन से रिलेटेड ही है, यानी कि हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, राइट। एंटीडायूरेटिक हार्मोन जब रिलीज होता है तो जो कलेक्टिंग डक्ट की वॉल होती है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट की जो वॉल होती है उसकी सेल्स परमिएबल हो जाती हैं। इट मीन्स दे स्टार्ट्स एब्सॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द यूरिन। जो यूरिन वहां पर प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि यूरिन में 95% वाटर होता है, एज आई टोल्ड यू, सो द वाटर इज स्टार्टेड टू बी एब्सॉर्ब्ड इन द सेल्स। वाटर एब्सॉर्ब होता चला जाता है सेल्स में और ब्लड में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। ऑलराइट, व्हेन हाइपोथैलेमस ऑब्जर्व दैट the water concentration in our blood is high, और जब वो ये देखता है कि ज्यादा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हो गई ब्लड में, then it again sends the command to pituitary gland to stop releasing ADH। फिर वो कमांड भेजता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ADH रिलीज कर देना, बंद कर देना है, यानी अब उसे ADH रिलीज करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये ADH रिलीज करना बंद कर देती है, एंटीडायूरेटिक हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है, तो क्या होता है कि जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट की वॉल है उसकी सेल्स इम्परमिएबल हो जाती हैं। इट मींस दे नो मोर एब्सॉर्ब वाटर। अब वो वाटर एब्सॉर्ब करना बंद कर देती हैं क्योंकि सेल्स में प्रॉपर वाटर एब्सॉर्ब कर लिया है, वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में वो मेंटेन हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से वाटर को बैलेंस कर लिया जाता है। अच्छा, ये ओस्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी में टेम्परेचर को भी मेंटेन कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाता है वाटर तो
स्वेट की फॉर्म में वो वापस भी निकाल दिया जाता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हीट बाहर आ जाती है स्वेट की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, किडनी के इम्प्रॉपर फंक्शन की वजह से एक डिसीज है ईडीमा, जिसे कि ड्रॉप्सी भी कहा जाता है। ये एक बीमारी है जो हो जाती है। इस केस में क्या होता है कि जो बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है, जैसे कि हमारी किडनी ही सेपरेट करती है ऑब्वियसली, तो वो सेपरेट नहीं हो पाता और ब्लड में वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाती है। उस केस में क्या होता है कि बॉडी सेल्स स्वेल अप हो जाती हैं, यानी वो वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाती हैं। तो इस कंडीशन में उस पेशेंट की जो पैर हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का पूरा वेट किस पर होता है, हमारे पैरों पर ही होता है ना, तो उसके जो पैर हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर। अब ये जो ड्रॉप्सी है बीमारी, ये एक एपिडेमिक के तौर पर 1998 में फैली थी। एपिडेमिक कैसे कहा जाता है? कोई एक ऐसी बीमारी जो एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में फैल जाती है। अब ये फैली कैसे थी? ड्यू टू एडल्ट्रेशन, मिलावट की वजह से। जो हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, सरसों का तेल, वो येलो कलर का होता है, और एक आर्जिमोन सीड होता है जो कि एक दूसरा प्लांट है, लेकिन उसके सीड से एक येलो कलर का ऑयल निकलता है। तो क्योंकि दोनों ऑयल येलो कलर के हैं, इसलिए उनको मिलावट के तौर पर बेचा गया, और फिर जिन लोगों ने उसको कंज्यूम किया, क्योंकि ये नॉन एडिबल होता है, जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो एडिबल ऑयल होता है, और जो आर्जिमोन सीड का ऑयल होता है वो नॉन एडिबल होता है। तो उस मिलावट की वजह से किडनी इम्प्रॉपरली फंक्शन करना शुरू कर देती हैं, यानी कि वो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को कम नहीं कर पाती हैं ड्यू टू एनी रीजन। तो ड्रॉप्सी जो बीमारी है वो हो जाती है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा रीनल फेलियर। दो किडनीज होती हैं, अगर किसी इंफेक्शन की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है और एक किडनी काम नहीं करती है, तो दूसरी किडनी से वो फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर किसी ऐसे रीजन की वजह से जिसमें कि किडनी डैमेज हो गई है, या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि इन्फेक्शन कैसे होता है? ऑब्स्टेकल इन यूरिन फ्लो, यूरिन प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पा रहा, रुक रुक कर आ रहा है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, यूरिन में जलन हो रही है, तो उस वजह से एक इन्फेक्शन हमारे किडनीज में हो जाता है और धीरे धीरे वो अपना काम करना बंद कर देती हैं, यानी कि वो यूरिया को सेपरेट करना और एक्सेस वाटर को सेपरेट करना बंद कर देती हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं रीनल फेलियर। रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज किया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या सॉल्यूशन रहता है? सॉल्यूशन रहता है कि आर्टिफिशियल किडनीज का यूज किया जाए, और उन आर्टिफिशियल किडनी को क्या कहा जाता है? डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। तो इस केस में पेशेंट को डायलिसिस पर रखा जाता है, जिसमें कि उसके हाथ की एक आर्टरी से, क्योंकि आपको पता है कि आर्टरी हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर आती हैं, ठीक है, तो आर्टरीज के थ्रू ब्लड ट्रांसफर किया जाता है किडनी मशीन में, और किडनी मशीन में क्या होता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, यूरिया, एक्सेस वाटर, वो सब रिमूव हो जाते हैं, और क्लीन एंड प्योर ब्लड वापस उसी हाथ के वेन के थ्रू, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वेन के थ्रू क्या होता है कि बॉडी का ब्लड हार्ट तक पहुंचता है, तो उसी हाथ के वेन में एक ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि डायलिसिस मशीन से निकलने वाला प्योर ब्लड बॉडी में एंटर होता चला जाता है। यानी एक ट्यूब से ब्लड डायलिसिस मशीन में जाता है, वो प्योर होता है, उससे यूरिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट, क्रेटिनिन, एक्सेस वाटर, यूरिक एसिड, ये सब सेपरेट हो जाते हैं, और प्योर ब्लड हमारी बॉडी में, यानी उस पेशेंट की बॉडी में वापस एंटर होता चला जाता है। तो इस तरीके से पूरी बॉडी का ब्लड फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर रहता है डायलिसिस का। तो रीनल फेलियर का टेम्परेरी सॉल्यूशन तो ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, हफ्ते भर बाद या 15 दिन के बाद डायलिसिस करानी होती है। ये तो इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ, बट इसका परमानेंट सॉल्यूशन है किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
जो कि इतना ज्यादा इजी नहीं होता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए पहली बात है मैचिंग डोनर की जरूरत। फैमिली मेंबर जिसका बोन मैरो मैच करेगा केवल वही किडनी दे सकता है और कोई बाहर का मेंबर नहीं दे सकता। तो पहली बात तो मैचिंग डोनर का मिलना जरूरी है। अब इसमें कुछ परेशानियां क्या आती हैं। नंबर फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है मैचिंग डोनर की। सेकंड प्रॉब्लम है कि ये जो सर्जरी है या ये जो ऑपरेशन है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है इस ऑपरेशन को कराना। और अगर पहली दो कंडीशन फॉलो हो भी जाती हैं तो उसके बावजूद जो थर्ड प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें डोनर और रिसीवर दोनों की ही लाइफ का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। जो किडनी डोनेट कर रहा है वो और जो रिसीव कर रहा है उन दोनों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस ऑपरेशन ये रहता है, यानी लाइफ का रिस्क रहता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिसकी किडनी खराब है और उसकी में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है तो उसकी बॉडी उस किडनी को एक्सेप्ट ही कर ले, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी डोनर और रिसीवर दोनों की भी डेथ हो जाती है या किसी एक की। इसलिए कहने को ये परमानेंट सोल्यूशन है बट काफी ज्यादा रिस्की है, इसीलिए लोग डायलिसिस को प्रेफर ज्यादा करते हैं। ऑलराइट, अब ये जो टॉपिक है एक्सक्रीशन यहां पर फिनिश हो जाता है और फाइनली आपका जो चैप्टर फर्स्ट है लाइफ प्रोसेसेस वो भी यहां पर एंड हो जाता है। दिस चैप्टर इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। आपकी बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है जो कि आज खत्म हो गया है। अब आपके पास सारी वीडियोस हैं, वन बाय वन सबको आप देखिएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो मोस्टली शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। बट वीडियोस को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उन नोट्स को अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है। तो चैप्टर अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।